नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें कॉल भी कर सकते, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है आपका कानून.rstv@gmail.com। इसके अलावा यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। समाज में मेडिकल क्षेत्र के लोगों को बेहद सम्मान से देखा जाता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन जब व्यावसायिकता में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी से खिलवाड़ करता है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाता है। इलाज में लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मरीजों की जान तक चली गई है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और लापरवाही के एवज में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज इलाज में लापरवाही और आपके अधिकारों के बारे में। मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में कानूनी समाधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान कानून जगत के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे मिलवा दूं आपको। डॉक्टर वी.के. मोंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष IMA के, जो कि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल है वो किस तरह से काम करता है। तन्वी खुराना हमारे साथ हैं जो सचिव हैं DSLSA के, इस तरह के मामलों को वो रोज़ाना देखती हैं, समझती हैं। PN तिवारी हैं हमारे साथ जो सदस्य हैं उपभोक्ता न्यायालय के, इस तरह के मामलों को वो भी बेहद करीब से देखते हैं। तो कोई भी बीमारी होने पर हम डॉक्टर से मशवरा करते हैं और उनके कहे पर ही फैसले लेते हैं। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद एक मरीज पूरी तरह से डॉक्टरों के सुपुर्द हो जाता है। ऐसे में अगर इलाज में लापरवाही बरती जाए तो इसे क्या कहेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस में गलत दवाई देने से कई बार मरीजों की जान चली जाती है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के प्रमोद कुमार की 10 साल की बेटी के साथ। देखिए। दिल्ली में हर साल डेंगू के हजारों मामले सामने आते हैं और इसकी चपेट में छोटे बच्चे भी आते हैं। 2011 में दिल्ली के प्रमोद कुमार की 10 साल की बेटी नीतू भी डेंगू की शिकार हुई। प्रमोद पास के एक निजी अस्पताल में अपनी बेटी को दिखाने गए। डॉक्टर्स ने फौरन नीतू को एडमिट करने को कहा, लेकिन प्रमोद जी ने डॉक्टर से आग्रह किया कि सिर्फ दवा देकर उनकी बेटी को जाने दे। लेकिन एक टेस्ट के बाद डेंगू पॉजिटिव दिखा, जिसके बाद वो अपनी बेटी को भर्ती कराने के लिए राजी हो गए। नीतू की तबीयत भी सुधर गई, लेकिन डॉक्टर्स ने थोड़ा और देखरेख करने की बात की। लेकिन प्रमोद के मुताबिक एक गलत दवा ने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 4 बजे भोर में मेरे वाइफ मुझे फ़ोन करी 25/10 को, जैसे 24/10 को ये दिए, 25/10 को फ़ोन करी कि न यहाँ डॉक्टर सुन रहे, न नर्स सुन रहे, और बच्चा बेड पे बहुत तड़प रहा है, उसके पेट में जलन मच रहा है। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, न नर्स आ रही है न डॉक्टर आ रही है। डॉक्टर आए नहीं। जो ये दवा लिखी गई, दवा देने के बाद डॉक्टर जानबूझकर कोई नहीं बुलाई, नर्स नहीं बुलाई। अब मेरी वाइफ को इतना बड़ा बिल्डिंग में पता नहीं कि डॉक्टर कौन कौन कहाँ बैठते हैं। वो तो नर्स का काम है कि भाई फलाने मरीज का फलाने डॉक्टर है। इसके बाद जिस डॉक्टर के उसमें एक विजिट में लगाया वो डॉक्टर रात भर आया नहीं। जो कि वो विवरण है, इंजेक्शन है, वो
जो कि WHO से प्रतिबंधित है, वो दवा दे ही नहीं सकते डेंगू में, वो पेन किलर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत सरकार का भी गाइडलाइंस में अपना लिखा हुआ है कि कोई भी पेन किलर और एस्पिरिन जो है ये बिल्कुल ही नहीं देना है डेंगू के मरीजों को, जबकि डेंगू पॉजिटिव है। अपनी बच्ची की हालत बिगड़ता देख और डॉक्टरों द्वारा दूसरे अस्पताल को रेफर करने के बाद प्रमोद जी अपनी बच्ची को सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की कोशिश के बाद भी नन्ही सी नीतू को बचाया नहीं जा सका और आज भी इस सदमे से पूरा परिवार जी रहा है। लेकिन नीतू के पिता ने कानून का सहारा लिया। शिकायत तो हमें ये इसकी डेथ होने के बाद 2 महीना तो हमें किसी परिवार को होश ही नहीं था कि हुआ तो क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी एविडेंस उन्होंने मेरे को दिया नहीं। केवल डिस्चार्ज समरी 4 पन्ने का दिया था, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए मुझे। ये डॉक्यूमेंट सभी मैंने RTI के द्वारा ही सब मैंने जुटाया। DMC में 2013 में इसकी हेयरिंग हुई, 28/6/2013 को हेयरिंग हुई। मुझे चिट्ठी आया, मैं गया। जाने के बाद जो मेरे से पूछे गए मैंने पूरी सवाल बताया। तो वहाँ पर जितने भी DMC के जो एक्सपर्ट आए थे बोले कि हाँ ये बहुत बड़ी भारी गलती है और ये सब जो डॉक्टर हैं सारे इनको गलत किए हुए हैं, इनको सज़ा मिलना चाहिए। नीतू के इलाज में भारी लापरवाही हुई। एक बच्ची को वो प्रतिबंधित दवा दी गई जो इस बीमारी में दिए जाने के लिए प्रतिबंधित है, और तो और नीतू को दवा हेवी डोज में दी गई जो वयस्कों को दी जाती है। इस मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दिल्ली की सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए, उसने ये सारी चीज़ें जान के रिकॉर्ड करने के बावजूद भी डॉक्टर्स को एक एप्रिसिएशन दिया है कि अगर वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो मेडिकल बोर्ड उनके अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन नहीं लेगा। साथ ही साथ इसमें डॉक्टर्स के अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि एक डॉक्टर कहता है कि केस नहीं था डेंगू का, दूसरा कहता है डेंगू का केस था। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, पैथ लैब रिपोर्ट्स, वो क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक केस फाइल कर रखा है स्टेट कंज्यूमर कमीशन में दिल्ली के, जिसमें इन्होंने 40 लाख का कंपनसेशन मांगा है फॉर द डेथ ऑफ हिज डॉटर और उसके साथ उस पर इंटरेस्ट। क्रिमिनल केस 304A मेडिकल नेग्लिजेंस डेथ के केसेस बनते हैं, और जो कि क्रिमिनल है जिस पे FIR पिछले वर्ष मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे FIR दर्ज हुई, जो कि पुलिस ने कंप्लेंट पे नहीं करी थी, जबकि पुलिस को कंप्लेंट में कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सबूत और तथ्य उसके लिए काफ़ी थे जो इनके पास थे, जो ये दर्शाते थे कि डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं पे जो काम हुआ है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी दवाई दी है, वो पूर्ण रूप से गलत है। प्रमोद की कानूनी लड़ाई जारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बच्ची की तरह किसी और बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती जाए। मिहिर पांडे, राज्यसभा टीवी। और आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, इसके लिए जो डॉक्टर्स के या यूं कहें मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए जो एथिक्स बताए गए हैं वो क्या हैं, इलाज के दौरान किस तरह से उन्हें सजगता बरतनी चाहिए। सर, डॉक्टर्स को, क्योंकि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, काफ़ी अहम बातें बताई जाती हैं एथिक्स को लेकर, किस तरह से मरीज़ से उन्हें पेश आना है, किन बातों का ख्याल रखना है ट्रीटमेंट के दौरान। मेडिकल नेग्लिजेंस आखिर कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम माने कि मेडिकल नेग्लिजेंस वर्ड क्या है। आज से 30 साल पहले जब हम प्रैक्टिस शुरू करते थे जी, उस समय पर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बड़ी मजबूत होती थी। कई केसेस ऐसे होते थे जब हम रात को जाते थे और हमारे सामने मरीज दम तोड़ रहा होता था जी, तो हम पूरी कोशिश करते थे। उसके बाद डॉक्टर के सामने मरीज के रिश्तेदार हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, डॉक्टर साहब आपने बहुत सेवा करी जी, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान की ये मर्जी थी। वो समय था जिसमें कि हम एक फ्री हैंड से सब कुछ कर पा रहे थे। समय बदलता गया, जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, वेस्टर्न सिस्टम आने शुरू हुआ, सेकेंडरी और टर्शरी डिजीज़ ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई देश के अंदर, और उसके साथ साथ मरीज़ की उम्मीदें जी कि भाई एक अस्पताल के अंदर मरीज़ आया, चाहे किसी भी हालत में आया, 100% ठीक होके जाएगा, तभी उसको तसल्ली होगी। नहीं तो अदरवाइज जो पेशेंट की जो लगता है ना कि एक बार हॉस्पिटल गया तो ही शुड बी क्योर्ड फुली, एक ये फीलिंग भी आने लगी जी। फिर जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स आए, खर्चे बढ़ने लगे मरीजों के,
और अस्पतालों से भी लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होनी शुरू हो गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ऑल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस स्टार्टेड। उस वक्त क्या होने लगा कि लोगों को और ज़्यादा लगा कि हम पैसे से भी अपने मरीज़ को जिंदा वापस घर ला सकते हैं, चाहे वो ग्रेवेस्ट सिचुएशन के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच रहा हो। नंबर 1। नंबर 2 इशू इसमें यह आता है कि नो डॉक्टर और नो पैरामेडिकल पर्सन विल गो एंड ट्रीट ए पेशेंट विद अ बैड इंटेंशन। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल केसेस के अंदर या हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स में, या मान के चलिए कि बाकी सब चीजें आप छोड़ दो, कोई भी बैड इंटेंशन से किसी मरीज का इलाज नहीं करता। और अगर कहीं त्रुटियां होती हैं या कोई केसेस की बात, जैसे आपने पिछले वाले केस की बात कर रहे हैं जी। 2011 और 2019 की वोवरन की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क आ चुका है जी। मैं उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करूंगा, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस एक जो बहुत ही वेस्टर्न सभ्यता का जो कीड़ा है भारतवर्ष के अंदर घुसा जी, और इससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब हुई और उसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी लगने लगता है कि यार ये डॉक्टर ठीक काम नहीं कर रहा, ये डॉक्टर ने ये दवाई दे दी। लेकिन आप ये मानेंगे कि हमारी अदालतों ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें डॉक्टर की लापरवाही को सही माना गया है और दोषी ठहराते हुए उनके ऊपर बहुत भारी जुर्माने किए गए हैं। पीएन तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे हमने जो केसेस देखे हैं उसमें दवा को लेकर लापरवाही बरती गई है, ऑपरेशन से पहले जिस तरह से पेशेंट को नॉर्मल करना चाहिए उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स अपनाए जाने चाहिए वो नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किए गए, सीधा ऑपरेशन किया गया। ऐसे मामलों को अदालत किस तरह से देखती है? देखिए, इसमें ऐसा है, जब भी पेशेंट का कोई भी ऑपरेशन फाइनल होता है या कोई दवाई देने की प्रक्रिया होती है तो उसके कुछ फिक्स गाइडलाइंस है, उसके तहत डॉक्टर्स को चलना चाहिए जी। ऑपरेशन अगर मुझे करना है तो पेशेंट ठीक रहना है, मतलब चाहिए उसका एक जो चेकअप होता है जिसे हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं, उसमें वो एनेस्थेटिस्ट जो है वो सर्टिफाई करेगा जी। ये पेशेंट ऑपरेशन के लिए ठीक है। वहाँ अगर वो ठीक है फिर ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी एनेस्थेटिस्ट की जिम्मेवारी रहती है जी। तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं एनेस्थेटिस्ट को पता है जी। अगर वहाँ कुछ कमी है तो वो मना कर देगा, ऑपरेशन नहीं होगा। जल्दी में कोई कर रहा है, ऑब्वियसली है कि वो अपनी कमी के लिए जिम्मेवार है जी। लेकिन अगर पेशेंट ठीक है, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन टेबल पे अगर कुछ गड़बड़ होता है या डेथ हो जाती है जी, तो ठीक है, उसके लिए जो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे गलती किसकी है जी। और अक्सर ऐसे केसेस में जो डेथ होती है वो बेहोशी की दवाइयों के असर से होती है जी। और जिसका खमियाजा एनेस्थेटिस्ट को देखना पड़ता है, उनको पता होता है कि ये दवाई अगर दूंगा मैं तो इसको रिएक्शन होगी जी। तो ये चीज़ उसको पता है, तो इन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। एक जो प्रक्रिया होती है तन्वी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अदालत में जब ऐसे मामले आते हैं तो वहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत अहमियत हो जाती है। किस तरह से आप लोग इन मामलों को देखते हैं? देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन अनिवार्य नहीं है, बट हाँ, अगर किसी जज को या फिर बहस के टाइम पे या फिर एविडेंस के टाइम पे किसी चीज़ के कॉम्प्रीहेंशन यानी उसको समझने में या उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में अगर मेडिकल ओपिनियन की ज़रूरत है या एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो हम एज जजेस भी वो ओपिनियन को प्रेफर करेंगे। हम चाहेंगे कि हमें एक डॉक्टरी जांच के हिसाब से एक ओपिनियन मिले। उसके साथ साथ जब नेग्लिजेंस की बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए एक बोर्ड्स के द्वारा, जैसे IMA या MCI, इस तरह के बोर्ड्स के द्वारा अगर क्रॉस वेरीफाई होकर आएगा वही एविडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी एविडेंस होगा जो उनकी रिपोर्ट्स है। क्योंकि कानूनी जांच के दायरे के बाहर मेडिकल जांच होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए ये हमारे लिए एज जजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास वापस और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जो डॉक्टर्स का जो परसेप्शन है वो हम समझते हैं, डॉक्टर्स हमेशा भलाई चाहते हैं मरीजों के, लेकिन ये वो मामले हैं जहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, नेग्लिजेंस हुए। तो एथिक्स के बारे में आप जरूर हमें बताएं। हर प्रोसीजर और हर ऑपरेशन, हर दवाई के
जी। साइड इफेक्ट्स होते हैं जी जी और नॉन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप नॉन साइड इफेक्ट्स को भी मेडिकल नेग्लिजेंस मानोगे तो दिस इज एट्रोशियस, उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। जी आप गॉल ब्लैडर ऑपरेशन कर रहे हो, उसके 10 साइड इफेक्ट्स हैं, 10 उसकी कॉम्प्लिकेशंस नोन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। जी। एस्पिरिन की गोली 100 लोगों में से 99.9 को ठीक लगती है। 0.1 की जो कॉम्प्लिकेशन है, इट कैन बी डेथ आल्सो। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, शायद वो डॉक्टर्स इसी को कहते हैं, डायग्नोसिस और साथ में प्री केयर कि ऑपरेशन से पहले आप अपने पेशेंट को कैसे स्टेबल करते हैं। ये जो मामले हम आपको दिखा रहे हैं वो वैसे मामले हैं जिसमें ये हालत नहीं देखी गई पेशेंट की, और इसलिए हम इन्हें नेग्लिजेंस के केस में देख रहे हैं। वहाँ पर बहुत अहम रोल हो जाता है डॉक्टर्स का। नहीं मान सकते ना, जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस है वो नेग्लिजेंस नहीं है। लिटरेचर के अंदर, वर्ल्ड लिटरेचर में हर चीज लिखी हुई है और वो मरीज को समझाई भी जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल वो कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, जो संवाद है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का, वो बेहद अहम है। आइए जानते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। उपेक्षापूर्ण निदान, ऑपरेशन में लापरवाही, रोगी की शिकायत सुनने में असफल होना, गलत दवा का लापरवाही से दिया जाना, रोगी को इस प्रकार रखना जिससे उसे संक्रामक रोग का खतरा हो जाए, ऑपरेशन के खतरे से लापरवाही द्वारा सलाह देना, या रोगी को इस प्रकार से खतरे की चेतावनी देने में असफल हो जाना, यानी पहले उसे नहीं बता पाना कि ऑपरेशन का क्या खतरा है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ऑपरेशन होने के बाद की स्थिति में लापरवाही करना, मरीज की ठीक तरह से निगरानी ना करना, उसका ख्याल नहीं रखना, या अस्पताल के कर्मचारियों के अभाव में निगरानी ना होना। इसके अलावा आइए ये भी जानते हैं कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी किस तरह से इसमें बनती है, यानी इलाज पाने के दौरान आपके बतौर मरीज क्या अधिकार हैं। तो मरीजों के चिकित्सकीय अधिकार, दवा देते समय दुष्परिणामों पर ध्यान न दें तो ये लापरवाही की श्रेणी में है। इसके लिए डॉक्टर को दोषी ठहराया जा सकता है। डॉक्टर गलती से गलत दवा देता है तब भी वो दोषी माना जाएगा। साधारण लापरवाही भी दीवानी गलती यानी सिविल रॉन्ग मानी जाती है। जानबूझकर लापरवाही करना एक आपराधिक दायित्व माना जाता है। प्राथमिक चिकित्सा पाना किसी भी मरीज का हक है, और अगर डॉक्टर फीस ले या ना ले, लेकिन दवा देने के बाद मरीज के प्रति वो जिम्मेदार है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से कोई भूल हो तो वो जिम्मेदार और दोषी माना जाएगा। पैसे के लालच या दूसरे इरादे से मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर दोषी माना जाएगा। मरीज का इलाज करने की जो प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए एक डॉक्टर के अंदर, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो भी वो दोषी माना जाएगा। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ने लग गए हैं। हम चर्चा इस पे जारी रखेंगे। डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव भी हम आपका कानून में समझने की कोशिश कर रहे हैं मूंगा जी के जरिए। सुमित है हमारे साथ दिल्ली से। सुमित जी, पूछिए आप अपना सवाल। सुमित जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। चलिए, हम आगे इनके कॉल को हम शामिल करेंगे। एक मेल हमारे पास आया हुआ है जिसमें अविनाश लिखते हैं कि हमें बताइए मेडिकल इम्प्लांट्स जो आजकल हॉस्पिटल्स में प्रमोट किए जाते हैं और इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। मैं मूंगा जी आपके पास भी आऊँगी। पीएन तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं। एक डायलॉग की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर। देखिए, इम्प्लांट्स की अगर बात करें, इम्प्लांट्स क्या है? मतलब कोई आर्टिफिशियल हमारा जो एक पार्ट है उसको हम लगा रहे हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो हिप जॉइंट की है, चाहे वो नी जॉइंट है, कोई भी है, लेकिन उसकी भी गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। किस कंपनी ने बनाया है वो ज़रूरी है, और कौन डॉक्टर उसको लगाने के लिए सक्षम है। ये सारी चीज़ें जब तक एक डॉक्टर को नहीं पता है या वो बता नहीं रहा है तो वो एक डेफिशिएंसी में आती है। वो बात की बात है कि कौन उसके लिए जिम्मेवार होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, इम्प्लांट करने वाला होगा जी। लेकिन ये इम्प्लांट की जो भ्रांतियां हैं, चाहे वो कार्डियक स्टंट्स हैं, चाहे अदर हैं, लेकिन इनके सबके विषय में ट्रीटिंग डॉक्टर को पेशेंट या उसके रिलेटिव्स को प्रॉपरली बताना चाहिए और राइटिंग में बताना चाहिए। मतलब वर्बल कन्वर्सेशन हम लोग नहीं मानते हैं जी, तो उसकी जानकारी जरूरी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ महेंद्र जुड़ गए हैं हरियाणा से। महेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी,
हेलो। जी महेंद्र जी पूछिए। हाँ जी, मैंने जो है 18 अगस्त को आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। जी। तो वो इन्फेक्शन हो गया, तो मेरा जो है दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो इसमें जो है ना मेरी आंखों की रोशनी चली गई, एक आंख की। जी चलिए, आप बताना चाहेंगे तन्वी जी, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, क्या इनके पास अधिकार हैं? देखिए, मैं ये कमेंट नहीं कर सकती कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं, ये तो ट्रायल के बाद ही असर्टन हो सकेगा, वही निश्चित कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अपराध हुआ है या कुछ गलत हुआ है, तो डिफरेंट फोरम्स हैं जहां पर हम जा सकते हैं। जैसे अब आप जानते ही हैं और तिवारी जी हमारे साथ हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। उपभोक्ता कानून जो है वो बहुत सक्षम कानून है, उसको और स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा रहा है, और 19 में जो अब फाइनली उसके अमेंडमेंट्स हुए हैं उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो आप उपभोक्ता यानी जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, आप वहां जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज भी उपभोक्ता कानून के अंदर आती हैं। दूसरी बात ये कि आप, क्योंकि ये टॉर्शियस लाइबिलिटी जिसको हम आम भाषा में दीवानी रॉन्ग कहते हैं, वो है, तो आप कोर्ट्स को भी जा सकते हैं। पर जैसा आपका केस है, शायद आपके केस में उपभोक्ता जो कानून है उसके अंदर रिलीफ मिलना ज़्यादा पॉसिबल है। पर ये सब इसी बात पे डिपेंड करेगा कि क्या सच में नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये असर्टन सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड्स और लीगल स्टैंडर्ड से ही किया जा सकता है। अगर एक प्रूडेंट पर्सन की तरह जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं, अगर डॉक्टर साहब ने वो सब फॉलो किए थे और उसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ जो उनके कंट्रोल में नहीं था, तो उसे नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। पर अगर उनका फेलियर है कि वो जो काम करना चाहिए था, जो उनकी लीगल और मेडिकल ड्यूटी थी, वो नहीं हुआ है, तो शायद उस केस में वो मेडिकल नेग्लिजेंस मानी जाएगी। तो आपको मैं ये निवेदन करूंगी कि आप एक बार डीएलएसए के ऑफिस में, जहां भी आप रहते हैं, जहां पर भी कचहरी होगी, वहां एक डीएलएसए का ऑफिस होगा, आप वहां जाके मिलिए, वहां आपको सही कानूनी सलाह दी जाएगी। और जिस भी फोरम में जाने की आपको जरूरत होगी, वहां के लिए फोरम में भी आपको वहां कानूनी सहायता उपलब्ध करी जाएगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ हैं हरियाणा से। सौरभ जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावा नर्स और केमिस्ट होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई नेग्लिजेंस हो तो उस पर केस बनता है? जी मूंगा जी, मैं चाहूँगी आप बताएं। नर्सिस को लेकर भी कई बार होता है कि डॉक्टर्स अच्छे थे, सही ढंग से उन्होंने ट्रीटमेंट का सब कुछ तय किया, लेकिन नर्स के तरफ से नेग्लिजेंस हुई है, तो क्या उन्हें भी लायबल ठहराया जाता है? डेफिनेटली अगर आपके अस्पताल के अंदर एक नर्स की लापरवाही पाई जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आप पर ही पड़ेगी जी। या जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छी नर्स रखी जाए जी। अगर वो नर्स काम नहीं कर रही तो विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी कहें आप उसको, जो आपके डॉक्टर हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी केयर के, A to Z जो केयर है आपको मिल रही है, आप दे रहे हो या आपका स्टाफ दे रहा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर लायबल फॉर दैट। जी तिवारी जी। ऐसे केसेस में डॉक्टर साहब ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया जी। पहले भी समझाया, प्रोसेस भी किया, बाद में केयर किया, मतलब उनका पार्ट क्लियर हो गया। जी जी। उनकी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए स्टाफ होता है हॉस्पिटल में जी। अगर वो स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट का मतलब है जो कार्य उसे करना चाहिए उसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है जी। फिर भी कर रहा है, और वहां अगर नेग्लिजेंस होती है, कोई डैमेज होता है, नेग्लिजेंस मतलब कोई डैमेज हुआ, उस कंडीशन में ठीक है शुरू में दोनों लायबल हैं, डॉक्टर भी हॉस्पिटल भी, लेकिन अगर यहाँ हम देखते हैं या डिफेंड प्रॉपरली होता है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, तो हम उसे बाहर कर देते हैं। अल्टीमेटली अगर डिफिशिएंसी आ रही है स्टाफ के ऊपर, वहाँ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होता है जी। तो इसलिए ये विकेरियस लायबिलिटी में तो ये है कि दोनों ही आ गए, दोनों आ गए जी। लेकिन अगर डॉक्टर साहब की नहीं आ रही है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है, उसके डिफरेंट रीजन है और प्रोसेस है। बिल्कुल। एक और कॉलर्स हम लेंगे, लेकिन कुछ मेल्स भी हमारे पास आ गए हैं। सौरभ पारिक हैं, लिखते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर को ऐसे केस की जांच में मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स आसानी से क्लीन चिट दे देते हैं। ऐसी स्थिति में विक्टिम के लिए क्या रास्ता बचता है? क्या जो तरीके बने हैं कंप्लेंट करने के, उसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे?
ये लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि मेडिकल बोर्ड जो होता है जी वो डॉक्टर्स को फेवर करता है, ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। मेडिकल बोर्ड कॉम्पिटेंट बोर्ड है जिसको ज्ञान है निटी ग्रिटीज का, टेक्निकल इश्यूज का। जी आप एक किसी भी अनस्किल्ड व्यक्ति, जिसको मैं कहूँगा मेडिकली अनस्किल्ड है, उसको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आप उन्हीं मेडिकल बॉडीज़ को देंगे। और मेडिकल बॉडीज़ के अंदर देश के उच्च से उच्च डॉक्टर और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और क्लिनिकल और प्रैक्टिस के अंदर भी जिन्होंने ऊंचा नाम कमाया है, वो लोग होते हैं। बिल्कुल, और वो न्याय देते हैं। और ये कहना कि वो उनका फेवर करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उस पर मानने को तैयार जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीके भाटिया हैं दिल्ली से। भाटिया जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मेरा 2002 में ऑपरेशन हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में जी। प्रोस्टेट का जी। तो इन्होंने बगैर कुछ बताए कि मेरे को कहा कि लेट जाओ, लेजर ऑपरेशन करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जी। उसके बाद परेशानियां आती रही, मैं बता नहीं सकता। 2005 में मेरा पेशाब बंद हो गया जी। और आज तक मैं कैथेटर लगा के पेशाब करता हूँ। और कहीं रास्ते में कैथेटर ना हो तो मैं कभी कितनी देर में मर भी सकता हूँ, आधे घंटे में। भाटिया जी, आपने बताया नहीं कि आपको कहाँ लगता है कि आपके साथ लापरवाही बरती गई, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इलाज के बाद आप स्वस्थ ही हो जाएं। कई बार आप हर किसी की जो बॉडी की अपनी एनाटॉमी होती है, अपनी क्षमता होती है। कहाँ पर हुई आपके साथ नेग्लिजेंस? डॉक्टर से हुई, डॉक्टर खन्ना थे गंगाराम हॉस्पिटल में। कई बार ऐसा भी देखा गया पीएन तिवारी जी, जैसे ये कॉलर हैं, लंबा टाइम हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए। हालांकि हमने जो केस स्टडीज़ दिखाई हैं उसमें विदिन 2 आवर्स या मतलब हेल्दी स्टेट में पेशेंट पहुंचे और अचानक कुछ हुआ, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि अच्छा हंसता खेलता व्यक्ति कैसे ऐसे जा सकता है। लेकिन जिनके प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, कई बार वो कहते हैं कि लापरवाही बरती गई है। कोर्ट में ऐसे केसेस को कैसे लिया जाता है? शायद पेशेंट्स को भी थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक एजुकेशन स्पेशली मेडिकल रिलेटेड समाज में नहीं होगी, तब तक वो इस तरह के एलिगेशंस आते रहेंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन किस तरह किया। पहला जो इंसिडेंस दिखाया प्रोस्टेट ऑपरेशन का जी। इसके मेन 2 तरीके होते हैं, या तो आप पेट से निकाल रहे हैं प्रोस्टेट को या पेशाब की नली से निकाल रहे हैं जी। अक्सर जब पेशाब की नली से प्रोस्टेट को निकालते हैं, स्ट्रक्चर नली में आ ही जाता है जी। और ये चीजें उसको बतानी होती है और वो प्रेफर करते हैं पेशेंट कि कौन से तरीके से करें, तरीके से वो करें। तो इसलिए ये यहाँ पे इशू आता है कि क्या डॉक्टर ने वो प्रोसेस समझाई कि नहीं समझाई। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन राइटिंग में पेशेंट के पास होना चाहिए, तो उसमें लायबिलिटी डॉक्टर की कुछ नहीं होती। अगर नहीं बताया, वर्बली बता दिया सब कुछ, हमारे सामने भी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया, कोई एविडेंस दिखाओ, कुछ नहीं है। डॉक्टर कभी कोई गारंटी नहीं देगा, लेकिन अगर राइटिंग में प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, डेफिनेटली उनका पार्ट नहीं उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर वो चीजें लैक कर रही हैं फिर वहाँ तो पे नेग्लिजेंस है, डेफिशिएंसी उनकी आती है। जी जी। ज्योति हैं हमारे साथ। ज्योति जी पूछिए अपना सवाल। चलिए इनकी कॉल को हम शामिल करेंगे। सौरभ जामरा हमें मेल करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिकल नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट। आपसे जानना चाहेंगे तन्वी जी, कई बार मिसकंडक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की वो होती है, शिकायत होती है। क्या ये भी आता है कंज्यूमर राइट्स में? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिहेवियरल मिसकंडक्ट को हम मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ जोड़ें या उसको उसी तरह से लें। मेडिकल नेग्लिजेंस जो शब्द है ये काफ़ी टेक्निकल शब्द है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स का फेलियर, यानी कि उसका ना उपयोग करना, या जो डॉक्टर है वो जिस तरह से अभी आपने एक्सप्लेन किया, जो पॉइंट्स आपने बताए, हाँ वही मेडिकल नेग्लिजेंस होती है। देखिए, आप हमें ये भी मानना पड़ेगा जो डॉक्टरी प्रोफेशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप हमारी हेल्थ कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन में हम हॉस्पिटल जाते हैं, आप देखेंगे हर एक डॉक्टर के पास सिर्फ एक केस नहीं है और किस सिचुएशन में पेशेंट आया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ वर्बल कंडक्ट को हम मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कह सकते, उनके बिहेवियर को नहीं कह सकते, बट हाँ अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वर्ड प्रोफेशनल है, उस चीज से क्वालिफाई किया जा रहा है उसे, तो उस केस में सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड, जो भी फैक्ट्स हैं
उस पर डिपेंड करते हुए हम उसको मेडिकल नेग्लिजेंस की निगाहों से देख सकते हैं, बट यहाँ बैठकर मैं ये नहीं कह सकती कि दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं जी। मुंगा साहब, जैसा कि आपने कहा कि अब ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं, वक्त बदला है, लोगों की मांग ज़्यादा अब बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स को क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं मेडिकल काउंसिल्स की ओर से? मेडिकल काउंसिल और मेडिकल एसोसिएशंस आज की तारीख में पूरे डॉक्टर्स को भी हम विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश करते हैं कि आपका कंडक्ट कैसे होना चाहिए, अपने आप को लिटिगेशन से कैसे बचा सकते हैं, या पेशेंट सेटिस्फेक्शन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आजकल एक्रीडिटेशन का प्रोसेस है, NABH है, बाकी एक्रीडिटेशन, उसमें भी एक बेसिक्स हैं कि हाउ टू टॉक टू ए पेशेंट, आपने पेशेंट से क्या क्या समझाना है, आपने उसको बताने की ये फैसिलिटी मेरे यहाँ पर है कि नहीं है। ये नहीं है कि मेरे पास कार्डियक सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है तो मैं कार्डियक केसेस को एडमिट नहीं करूँ। और ये उसके साथ साथ बाहर आपके हॉस्पिटल के बाहर लिखा होना चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं और ये नहीं है, ये इन हाउस हैं और ये आउटसोर्स्ड है। अच्छा। नंबर 1। उसके बाद आपने पेशेंट को ऑपरेशन से पहले डॉक्यूमेंटेशन सबसे जरूरी चीज़ है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी प्रॉपर है तो आपको डिफेंड डॉक्यूमेंटेशन पे करेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट बोलेंगे वहाँ पर कोर्ट के अंदर या जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने मरीज को क्या बोला। आजकल तो कई हॉस्पिटल जो हैं वीडियोग्राफी करते हैं, जो पेशेंट और डॉक्टर का संवाद है उसको वीडियोग्राफी एज ए प्रूफ रखते हैं, ताकि कल को पेशेंट ये ना कहे कि मुझे बताया नहीं था, बताया नहीं गया जी। तो ये भी कई जगह पे पेशेंट जो है रिजल्ट ठीक ना हो तो ये दोष जो है मिसकंडक्ट पे या डॉक्टर के ऊपर कि हमें समझाया नहीं गया कि प्रोस्टेट की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमें ये नहीं बताया गया कि कैटरेक्ट के अंदर कितना रिजेक्शन रेट है, बिल्कुल, या कितने इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है वो दरअसल विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है। मरीज और तीमारदार डॉक्टर पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं, लेकिन कई बार मेडिकल नेग्लिजेंस के ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें मरीज की जान चली जाती है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसा मामला जिसमें मरीज की जान चली गई और परिवार का आरोप है कि पैसों के लालच में डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई। अपनी पत्नी की तस्वीर हाथ में लिए ये है उत्तम चंद मीना। पिछले साल अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन पत्नी को मासिक धर्म में भीषण दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर को दिखाना सही समझा। डॉक्टर ने रसौली की समस्या बताकर फौरन ऑपरेशन करने की बात कही। सुबह पेन के लिए आए थे और डॉक्टर कह रहे हैं इमरजेंसी है और इनको सर्जरी करना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लीडिंग हो रही थी और उनको पेन भी था। तो हमारे CMO ने यही कहा कि देखिए, पेन मैनेजमेंट और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप उनसे बोलिए दवाई दे दें और हम इसको प्लान करके दोबारा आएंगे, ऐसे जल्दबाजी में कुछ मत करो। आपको फाइब्राइड जो बोल रहे हैं वो आज ही तो पता लगा है। ये कहाँ के CMO थे? ये हमारे दिल्ली ट्रांसको जो डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, उनके CMO मैडम है, उनसे बात हो रही थी मेरी। जब कंसेंट ले रहे थे तो सेम बात जो मेरी CMO मैम से हुई थी वही मैंने उनको कन्वे की डॉक्टर को कि आप इनको दवाई दे के छुट्टी कर दीजिए और हम आपका हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है, आज नहीं कराएंगे, 10 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अगर इनको दवाई देनी होती तो मैं 11 बजे नहीं दे देती, 11 बजे OPD में भी दवाई दे सकती थी। पर उनकी हालत कितनी ख़राब है, कितनी ब्लीडिंग उनको हो रही है, ये मर जाएंगी, आपको तब पता लगेगा। अब इतना कहने के बाद तो एक आम आदमी की क्या हिम्मत, ऊपर से वो लेडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायने एंड ओबेस, तो मेरी क्या मजाल कि मैं उनके कहे को काट दूँ। डॉक्टर ने सीधे बच्चा दानी निकालने की सलाह दी। मीना जी का आरोप है कि डॉक्टर ने कंसेंट पेपर पर और कई कोरे कागज पर धोखे से दस्तखत लिए। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के दौरान सही मानदंड ना अपनाए जाने के कारण पत्नी की मौत हो गई। डॉक्टर को अटेंडेंट और पेशेंट दोनों से मिलना होता है पहले। उन एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर की हमने शक्ल DMC से पहले कभी नहीं देखी, जो कि आज क्लेम करते हैं कि हमने इनको सारे प्रॉस एंड कॉन्स सब बताए थे। पर हमें ट्रीटिंग डॉक्टर ने भी ये नहीं बताया कि लेप्रोस्कोपी के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के बाद पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर कोई हमें ये बताएगा तो हम क्यों रिस्क लेंगे अपने पेशेंट की जान। कुछ ऐसी ही कहानी भूषण सिंघल के भाई की है, जिन्हें दिल की बीमारी थी।
डॉक्टर ने जांच कर बताया कि स्टंट लगाने से समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने आपाधापी में ऑपरेशन की तैयारी की और बिना किसी टेस्ट और कंसेंट लेटर पर साइन कराए एंजियोग्राफी कर दी। तो मैं पैसे जैसे ही जमा करा के आया ना, तो उन्होंने मेरे बिना कंसेंट के ही, मेरे आने से पहले मैंने सोचा एडमिशन किया होगा, अभी तो इनके वो टेस्ट वेस्ट करेंगे थोड़े बहुत, लेकिन उन्होंने क्या किया जी, मेरे आने से पहले एंजियोग्राफी कर दी। उसकी एंजियोग्राफी कर दी तो जी वो मेरे को एंजियोग्राफी करने के बाद तो जैसे ही हमारी कुछ बातचीत हो रही तो मेरे को दिखा रहे थे कि इतनी ब्लॉकेज है ये वो, इतनी बात हुई थी कि इतने में शोर मच गया जी वहाँ पर। अंदर से ना ब्रदर को लेके आए वो स्ट्रेचर पे डाल के, फिर उन्होंने उसकी चेस्ट को काफ़ी दबाया, दबा के ब्लड निकलता रहा मुंह से, तो जी मैं घबरा गया और डॉक्टर भी घबराया हुआ था कि गड़बड़ तो होगी। मुझे समझ आ रही थी कि डॉक्टर से कुछ गलती हुई है। भूषण जी ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि दस्तखत उनके नहीं थे। इसकी जानकारी उन्हें आरटीआई के जरिए मिली। जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं वो सारे पैसे लगा रखे हैं इन्होंने, KFT, LFT, ब्लड प्रोफाइल, इको, हैं जी, ये मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, ये किए ही नहीं इन्होंने, तो नहीं किए तो इसी वजह से उसको मतलब। अच्छा, फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, पहले तो ऑपरेशन कर दिया, उसका इनिशियल असेसमेंट बाद में बना रखी, वो तो एडमिशन के दौरान बनती है ना, पहले एडमिशन होता है बाद में ऑपरेट करते हैं उसको, वो बाद में बनाई है इन्होंने। 9:18 पे पेपर है मेरे पास, इन्होंने एंजियोग्राफी करी है और 9:30 पे इनिशियल असेसमेंट बना रखी है इन्होंने। अब वो बंदा ऑपरेशन थिएटर में है या वेंटिलेटर में, वो अपनी स्टेटमेंट कैसे देगा? इन दोनों ही मामलों में स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोनों मरीजों की मौके पर मौत हो गई। भूषण सिंघल और उत्तम मीना की तरह ऐसे कई लोग हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस डेथ में अपनों को खोने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी मांग है कि मेडिकल नेग्लिजेंस में मरीजों की जान लेने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभिलाषा पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर एथिक्स की भी हम बात करें तो वो भी डॉक्टर्स नहीं फॉलो करते, और कई बार जो स्टैंडर्ड मेडिकल जो प्रोटोकॉल है वो भी अगर वो फॉलो कर ली तो शायद इतनी ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस की केसेस ना हो। हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा को इसमें आगे बढ़ाएंगे कंसेंट पेपर को लेके, और क्या कुछ ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स को एहतियात बरतनी चाहिए उस पर मोंगा जी से डिस्कस करेंगे। ज्योति है हमारे साथ झांसी से। ज्योति जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, ये कह रहा है कि हमने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था ग्वालियर में जी। तो मतलब हमारे बच्चा था, तो 2 महीने तक उसकी हार्ट बीट रही, उसके बाद उसकी हार्ट बीट चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी, सजेशन दिया कि मतलब आपको DNC करवानी पड़ेगी। तो मैंने DNC करवाई ग्वालियर में ही। तो DNC करवाने के बाद उसी मैडम के द्वारा कुछ अंदर पीसेस रह गए। उसके बाद मैंने दोबारा वहाँ दिखाया और अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो उसके बाद मैडम ने देखने के बाद ही 15x8 mm करके था पीस, तो मतलब उसको दिखाने के बाद मैम ने कहा कि नहीं दवाइयों से निकल जाएगा। 2 महीने तक कंटिन्यू मैंने दवाई खाई, उसके बाद भी नहीं निकला। उसके बाद मुझे दोबारा DNC करवानी पड़ी, लेकिन मैम ने हमें बराबर 2 महीने ऐसे ही लापरवाही में मतलब टरकाती रही बार बार। जी जी। तो उनके लिए क्या हो सकता है मैम, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर हैं और प्राइवेट में बैठ के देखती हैं। जी जी। चलिए ज्योति जी, आपके सवाल को मैं PN तिवारी जी आपके पास रहना चाहूँगी कि आपने इनका केस सुना। हाँ। जी देखिए, इस केस में ये है कि एक तरह से ये ऑब्वियस डेफिशिएंसी सर्विसेज है। DNC एक बहुत छोटा सा प्रोसेस नहीं है, कई तरीके हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी या कोई पीस उसमें छूटता है, ऑब्वियस है कि उसे फिर हम डिफेंड नहीं कर सकते। मेडिकल फील्ड से अगर हम देखें, हम उसको डिफेंड करें जी। वो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद में अगर सेकेंड ऑपरेशन होता है तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट ने ये डेफिशिएंसी की है, ये उसकी नेग्लिजेंसी है। लेकिन सिर्फ इसी बात पे नहीं, जो भी चीज निकली है वो प्रूव भी करनी पड़ेगी, और वो प्रूव पेशेंट नहीं करेगा, वो जिसने किया है वो करेगा, वो प्रूव करेगा कि वाकई में ये चीज क्या वो गॉस पीस है या कोई ग्रोथ है या क्या चीज है, और उसके हिसाब से फिर फैक्ट्स सामने आते हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे फादर की गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हुई, यहाँ मैंने बेंगलोर में साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल में कराया जी। और जब हम डॉक्टर को विजिट किए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेड को, तो उन्होंने
बताया कि ये गॉल ब्लैडर के स्टोन है, वो इमीडिएट सर्जरी करनी हो। ठीक है। साथ में मेरे फादर ने ये भी बताया कि उन्हें रिबकेज में भी पेन आती है। लेकिन डॉक्टर ने उसको नजरअंदाज किया और बोला कि नहीं, हम पहले इसको ट्रीट करेंगे। और देन आफ्टर उन्होंने सर्जरी की डेट निकाली विद इन अ वीक और वो सर्जरी कर लिए। उन्होंने अपना यूएसजी वगैरह कराया और लंग्स वगैरह की कोई एक्सरे नहीं की। सर्जरी होने के 15 डेज बाद मेरे फादर को पेन स्टार्ट हुआ लेग से, तो उसके धीरे धीरे वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब हम फिर से वहीं साकरा में उनको एडमिट कराने ले गए तो डॉक्टर ने एक्सरे कराई, फिर लंग्स की और चेस्ट की, तो और फिर एमआरआई कराया और फिर पेट सीटी स्कैन कराया। तो उन्होंने बोला कि इनको कैंसर मेटास्टेसाइज हो गया है और स्टेज 5 हो गया है, स्टेज 4 लास्ट स्टेज। तो अब इनको हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको ले जाइए, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फिर मैं वहाँ से साकरा से निकाल के टाटा मेमोरियल में ले गया, लेकिन विद इन 2 मंथ्स आफ्टर सर्जरी, 2-3 मंथ्स मेरे फादर की डेथ हो गई। तो अब मुझे ये समझना है कि इज इट अ नेग्लिजेंस कि उन्होंने सर्जरी नहीं करनी थी और पहले पता करना था, या फिर सर्जरी होने से ये कैंसर एग्रीवेट किया, हाउ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? जी, कुछ जानकारी अगर पेशेंट को जानना हो कि क्या किसी लापरवाही की वजह से केस बिगड़ गया और पेशेंट की जान चली गई, या फिर नेचुरली हुआ, तो क्या उसके पास तरीके हो सकते हैं खुद को अगर वो एजुकेट करना चाह रहा हो, कंफर्म करना चाह रहा हो? सबसे पहले तो ये देखिए कि किसी भी ऐसी सर्जरी के पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि ये टेस्ट होने चाहिए। एक्सरे टेस्ट अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली एक ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलती है क्योंकि एक्सरे टेस्ट, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके बाद आजकल ब्लड की कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जो बेसिक्स हैं। और आजकल तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी से पहले सीटी स्कैन तक लोग कराते हैं देखने के लिए कि कहीं उसके आसपास कोई मैलिग्नेंसी या और कोई टिश्यू एडियर तो नहीं है, अटैच तो नहीं है उसके साथ। तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने नहीं की, उसके बाद में आई कैनॉट से कि भाई ये उसकी वजह से फ्लेयर हुआ ऑपरेशन की वजह से, या को एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी उस वक्त जिसको कि इग्नोर किया गया, ये डेफिनेटली उस केस के पूरे तथ्यों को जानकर ही पता लग पाएगा। एक मेल है आशीष सिंह का, वो भी गॉल ब्लैडर का ही केस उनके घर पे हुआ कि डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर रिमूव किया और आफ्टर द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर द पेन कंटिन्यूड एंड आफ्टर 2 months इट वाज फाउंड दैट she had stomach cancer of advanced stage. She died soon. अगर डायग्नोसिस में डॉक्टर सही नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो क्या वो भी नेग्लिजेंस की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल, अगर मिस डायग्नोसिस हुआ है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में आता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस के थ्रू ये मेडिकल नेग्लिजेंस को टटोलने की कोशिश करी है कि ये है क्या, तो उसमें से एक जो चीज़ है वो मिस डायग्नोसिस या रॉन्ग डायग्नोसिस भी है। बट मैं फिर से अपनी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि मैं इस बात पे कहूँगी कि हम यहाँ पर बैठकर ये डिसीजन नहीं दे सकते कि ये नेग्लिजेंस है ही है। देखिए, इसमें मेडिकल जांच होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो हमारे कानून के प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, उन दोनों को मिलाकर ही ये जांच होनी चाहिए कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं। हमारा जो शरीर है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ कई बार स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है, तो हमें वो वाला एंगल भी देखना पड़ेगा इसमें। पर अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है तो बिल्कुल ही, अगर दुर्भाग्यवश किसी की डेथ हो जाती है तो ये कानूनी अपराध भी माना जाता है, जिसको फौजदारी अदालत में भी सजा मिलेगी। और हमारे कानून के हिसाब से 2 साल तक की सजा और फाइन की भी प्रावधान इसके अंदर है। तो मैं फिर यही कहूंगी कि अगर नेग्लिजेंस है और दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है तो कानून आपका साथ देगा। कॉम्पनसेशन का एलिमेंट अलग है, उसके साथ साथ कानूनी सजा का एलिमेंट भी है। बिल्कुल, आप जिस तरह से बता रही हैं तो आगे हम आपको समझाते हैं क्या कहता है कानून और किस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले देखे जाते हैं भारतीय कानून के तहत। डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही या सिविल कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डॉक्टर के खिलाफ केस चलाया जा सकता है, जो कि सिविल केस होता है। और इस सिविल केस में डॉक्टर, अस्पताल, हेल्थ सेंटर और नर्सिंग होम के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। उपभोक्ता फोरम में मुकदमा कर मुआवजा पाया जा सकता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। कोर्ट मृतक मरीज की उम्र,
शिक्षा और उसके कमाई के आधार पर मुआवजा तय करता है। वहीं डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304A, 337 और 338 के तहत इसके प्रावधान हैं। दोष सिद्ध होने पर डॉक्टर को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा, जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान भारतीय कानून में किया गया है। यानी कि जिम्मेदारी जो है डॉक्टर की वो बेहद अहम है, लेकिन कई बार पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ इलाज को समझें बल्कि डॉक्टर्स से जो उनकी संवाद है वो बेहतर तरीके से करें, किसी हड़बड़ी में आप भी ना रहें। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, कपिल अग्रवाल। कपिल जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, मेरा भाई था तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में उसका हिप डिसलोकेट हो गया था और उसको छाती में रिब्स 3-4 फ्रैक्चर हुई थी जी। तो छाती में थोड़ी सी हवा आ गई थी, तो हमने उसके सारे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन वगैरह करवाए थे। तो डॉक्टर्स ने ये बताया था, रिपोर्ट में आया था कि कोई इंटरनल चोट अलग से नहीं है, बस रिब्स टूटी हुई है और छाती में हल्की सी हवा आ गई है और हिप डिसलोकेशन आया था। तो हमने डॉक्टर के उसे एडमिट करवाया बरेली में, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। तो उन्होंने भी हमको यही बताया था कि छाती में एक ट्यूब लगाना पड़ेगा, तो वो उन्होंने लगाया। और बाकी हिप डिसलोकेशन उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो जब उसे उन्होंने एडमिट कराया, अगले दिन कोई भी डॉक्टर उसे देखने ही नहीं आया। तो जो उन्होंने पाइप लगाया था, लगातार उससे ब्लीडिंग होती रही, ब्लड निकलता रहा। उनका जो स्टाफ था वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था देखने वाला, और वो ब्लड वगैरह लगातार निकालते रहे उसमें से, और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे भाई की डेथ हुई शॉक। तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसमें पता चला कि शॉक एंड हेमरेज से उसकी डेथ हुई है। तो जबकि वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आराम से बात करता हुआ, हंसता हुआ गया था। जी तो कपिल जी, कोई शिकायत आपने की है? जी हमने पुलिस कंप्लेंट की है, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की। उल्टा उस डॉक्टर की तरफ से हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी कि हम उससे रंगदारी मांग रहे हैं, हमारे पे प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। जी तिवारी जी, एफआईआर को लेकर भी जो हमने जो केस स्टडीज़ किए तो उनका भी यही अनुभव था कि एफआईआर करने में बहुत आनाकानी होती है, और कंप्लेंट और एफआईआर दोनों में ही क्या किस तरह से इसमें प्रोसीड किया जा सकता है ऐसे मामलों में? देखिए, जनरल परसेप्शन जो पब्लिक में है, आपने एक कंप्लेंट करी, एफआईआर हो गई, कहता है मैंने एफआईआर करा दी। एफआईआर का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, बिल्कुल जी, डॉक्टर के खिलाफ हो, हॉस्पिटल के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो। यहाँ पुलिस का जो रोल आता है, ऐसे मामलों में अरेस्ट नहीं करेंगे जी, लेकिन वो ओपिनियन लेंगे बोर्ड की तरफ से। अगर प्राइमा फेसी उसमें नेग्लिजेंस बन रही है जी, तब वो एफआईआर दर्ज करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे जैसे इनका जो वर्जन है, तो इसमें प्रॉपर केयर चाहिए जी। मल्टीपल फ्रैक्चर हुए होंगे, ठीक है, ट्यूब से ब्लड आ रहा था या हवा निकाली, जो भी है, लेकिन ये प्रॉपर केयर की, मतलब इंटेंसिव केयर की बात है। अगर यहाँ नहीं हो पा रही है, नेग्लिजेंस पे नहीं जाएगा, नेग्लिजेंस बाद में आया जी। ये डेफिशिएंसी की सर्विस के सेगमेंट में चला गया कि ये डेफिशिएंसी है, प्रॉपर केयर उसकी नहीं हुई जी। अब उसके रिलेटेड उन्होंने एफआईआर कराने की बात की, तो वो तो एफआईआर तो एक अलग चीज़ है कि जब भी उनको पता लगा कॉज है, उसके हिसाब से कर सकते हैं जी। तो ये दोनों चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से डिसाइड होंगी। एक और क्वेरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए ये मेल ले रही हूँ। ये लिखते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी परमानेंटली जा चुकी है। जब मैं 4 महीने का था तो डॉक्टर के नेग्लिजेंस से जो ट्रीटमेंट हुआ उससे मेरी रोशनी चली गई। अब मैं 34 साल का हूँ, तो क्या अब मैं कोई केस कर सकता हूँ? यानी कि जो शिकायत करने की अवधि है, जैसे कई ऐसे केसेस आए जिसमें उन्होंने 1 साल बाद केस किया या 2 साल बाद शिकायत करी, अब ये बहुत ही लंबा अरसा है। आप सभी से जानना चाहूँगे इस पर। देखिए, हमारे पास मतलब उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंदर जो दायरा है वो 2 साल का है। 2 साल का है। अब ये 2 साल क्या है? जिस दिन से पहला डैमेज हुआ या जिस दिन मेरे को उस डैमेज की पता लगी ना, तो नॉलेज मेरे को हुई कि अरे मेरे को तो ये आज नुकसान हुआ। वहाँ एज का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं है। आप 10 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 2 साल के निकल गया जी। तो जिस दिन आपको कॉज ऑफ एक्शन पता लगी कि मेरा इस कारण से हुआ, वहां से आपके 2 साल की लिमिटेशन आ जाती है। तो ऐसे मामले में ये केस होता है, लेकिन फिर वही बात है कि इन मामलों में फिर सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, और फिर उसके बाद में उसकी ओपिनियन, वो सारी चीजें आएंगी, तभी केस एक उपभोक्ता जो है सिद्ध कर पाएगा हमारे सामने। अदरवाइज नहीं, क्योंकि इस प्रावधान में उपभोक्ता को ही
अपना केस सिद्ध करना है कि हाँ ये वाकई में डॉक्टर या हॉस्पिटल के खिलाफ खामी है। जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, इतने लंबे समय के बाद वो एविडेंस कलेक्ट करना नामुमकिन ही हो जाता है। आप मेडिकल एविडेंस भी नहीं कर सकते उस समय, और डॉक्यूमेंटेशन अगर इतनी पुरानी बात है तो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने सेव नहीं करे होंगे, तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल है कि इसको कोर्ट लेके जाया जा सके। बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाते। जी वाराणसी से हमारे साथ रमेश सिंह है। रमेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जब इलिगेंस की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो ये सारी चीजें, सारी घटनाएं तो इसलिए होती हैं कि ये पूरे तंत्र की लापरवाही है, और तंत्र की लापरवाही पर आप कोई बात नहीं कर रहे। जैसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जी यदि कोई मरीज जाता है तो ऑपरेशन की सूरत हो या ना हो, वो ऑपरेशन इसलिए कर देता है कि उसे तो पैसे चाहिए। एक बात, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल का कभी भी इस दृष्टि से मुआयना हो रहा है? यदि मान लीजिए डिलीवरी केसेस है, 99% डिलीवरी केसेस में ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती है, कोई भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, और इसलिए होती है कि वो पैसे के लिए होती है। जी एक बात। दूसरी बात ये कि ग्रामीण इलाके में ढेर सारे ऐसे डॉक्टर जो झोला छाप हैं या वाजिब डिग्री उनके पास नहीं है, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, आपने तंत्र का सवाल उठाया है और इस पर सरकार लगातार पॉलिसी बना रही है, और मोंगा जी हैं इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि मेडिकल अगर एक्सपर्टीज़ जो है वो बदलते वक्त में काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो दूसरी तरफ जो पेशेंट्स हैं उनकी मांग भी बढ़ी है। लेकिन जो इस तरह के आरोप लगते हैं कि पहले तो इतने ऑपरेशंस नहीं होते थे, अब तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे और ज़्यादा आरोप लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं अपनी सर्विस में, उसे कैसे हम देखें? नहीं, इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं जी। सबसे पहले कि सीजेरियन के रेट बढ़ गए हैं, मतलब संख्या बढ़ गई। उसका कारण एक ये है कि पहले सारा का सारा ब्लाइंड प्रोसीजर था, डिलीवरी होती थी अपने आप और लोग घर चले जाते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत बच्चों को एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती थी, चाहे एनोक्सिया की वजह से होती हो या कोई भी उनका बॉडी डिफेक्ट रहता हो। लेकिन आज की तारीख में जितने अल्ट्रासाउंड से जब से शुरू हुआ तब से हम बच्चे की एक एक चीज़ को देख पा रहे हैं कि भाई कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कौन सा डिफेक्ट है, कहाँ पर डिफेक्ट है, और क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें बाद में हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पेशेंट है, रिलेटिव्स को बताई जाती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और अगर सीजरियन होगा तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन कम होने के चांस हो जाते हैं। चलिए, लेकिन इनका सवाल जो है वो सिस्टम को लेकर था, और मुझे लगता है सरकार उस ओर काफ़ी काम कर रही है अकाउंटेबिलिटी वो सेट करने के लिए। साहिल गुप्ता, हॉस्पिटल ऑडिट्स भी होते हैं जी। एक बहुत अहम सवाल है साहिल गुप्ता का, वेदर हॉस्पिटल कैन रिटेन द डेड बॉडी ऑफ पेशेंट अगेंस्ट डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स बिफोर टेकिंग डेड बॉडी फ्रॉम हॉस्पिटल। तन्वी जी। नो, डेड बॉडी के ऊपर कोई लियन नहीं हो सकता है। लियन वो होता है जो आप कह रहे हैं, अधिकार की उसको रख लिया जाए, ये नहीं होता है। तो ये भ्रांति है कि, और इसमें बहुत कुछ हमारी जो मीडिया है उसमें भी इस तरह का प्रचलन करने का एक तरीका ही बन गया है। कुछ हमारी बॉलीवुड की मूवीज ने भी इस तरह की चीजें दिखा दी हैं, बट ये आपको मानना होगा कि ऐसा कोई लियन ओवर द डेड बॉडी नहीं होता है जी, उन्हें देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। डेड बॉडी की डिग्निटी रखना कानून में सबसे एक तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कोई इंसान की मृत्यु हो चुकी है फिर भी उसकी डिग्निटी उसके साथ है, तो वो डिग्निटी इंपॉर्टेंट है कानून के हिसाब से। तो अगर ऐसे मामले होते हैं तो तुरंत क्या करना चाहिए? जी, इसमें 3 तरह की चीजें हैं। डेड बॉडी के ऊपर जो लियन है वो मेडिकल नेग्लिजेंस के कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, फिर ये तो हॉस्पिटल की जो एथिक्स है उसके खिलाफ हो जाता है। तो इस केस में डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं, पर हाँ हॉस्पिटल के अगेंस्ट हम इसमें केस कर सकते हैं। बट अगर इस तरह की कोई सर्कमस्टांसेस हैं तो सबसे पहले तो जो आपका इलाका पुलिस है, जिसे हम लोकल पुलिस कहते हैं, आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। अभी जैसे एक कॉलर ने बताया कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है या FIR नहीं लॉन्च करती है। FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें संज्ञेय लिए जा सकते हैं, जिसमें संज्ञान लिया जा सकता है, उन्हीं ऑफेंसेस में FIR की जाती है। तो अगर आपके साथ जो अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध है तो उस केस में FIR लॉन्च की जा सकती है। अगर पुलिस किसी कारण से नहीं करती है तो आप एक लेटर के थ्रू, आप जो हायर अथॉरिटी है, जैसे अगर आप किसी क्षेत्र जैसे राज्य में अगर हैं
तो वहाँ पर एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं। अगर आप कमिश्नरेट में हैं तो सीपी, एसीपी, डीसीपी इनके पास एक लेटर भेज सकते हैं। इस लेटर के बाद भी अगर कार्यवाही नहीं होती तो आप कंप्लेंट केस दायर कर सकते हैं कोर्ट में। इस कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर करने के बाद इसका जुडिशियल कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अगर अपराध दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ अपराध होने का है, तो एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है पुलिस में, जिसके थ्रू एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं है तो जो कंप्लेनेंट है उसका प्रिलिमिनरी सिर्फ शुरुआत की गवाही नोट कर उसके बाद जज साहब इसमें समन भेज सकते हैं अपराधी को। अगर लगता है, अपराधी शब्द शायद यूज करना गलत होगा, आरोपी को समन्स भेजे जा सकते हैं। बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों ने दी और डॉक्टर मोंगा आपने डॉक्टर पर्सपेक्टिव से कई बातें समझाई कि पेशेंट्स को भी कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। तन्वी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी हमें देने के लिए। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उपभोक्ता कानून से जुड़ी अहम बातें बताने के लिए और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर जागरूक करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ आपके अधिकारों के बारे में जागरूक किया होगा। आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आप सभी एक्सपर्ट्स का एक बार फिर शुक्रिया। आपका कानून में आप किस कानूनी विषय पर जानकारी और समाधान चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइए। कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई सलाह हो तो वो भी हमें आप ज़रूर दें। हमें आप मेल कर सकते हैं आपका कानून.rstv@gmail.com पर और इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे और बात होगी इस बार मोटर दुर्घटना मुआवजा की और आपके अधिकार क्या हैं। अगर सड़क दुर्घटना में अगर आप गंभीर रूप से घायल हुए हैं या आपके परिवार में मोटर दुर्घटना से किसी की मौत हुई है तो आप मुआवजे के हकदार हैं। क्या कहता है कानून, इसे लेकर आप कैसे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले रविवार। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आपका कानून में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।